टेस्ट के बाद शिंसो को हीरो कोर्स में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, पर कौन सी क्लास में ये बाद में डिसाइड होगा। आइजावा मोनोमा को कल इरी से मिलने बुलाता है। दूसरी तरफ मिरियो इरी से मिलने जाता है। क्या कर रही हो इरी? मैं तुम्हारे और डेकू के लिए लेटर लिख रही हूँ। दूसरी तरफ बाकुगो और डेकू साथ में ट्रेनिंग कर रहे थे। निकालो उस पावर को बाहर। नहीं आ रही है यार। तभी ऑल माइट उनकी फाइट को रोक देता है। क्या तुम उस पावर को फील कर पा रहे हो? नहीं, मुझे वो जरा से भी फील नहीं हो रही। इससे कुछ समय पहले वो तीनों साथ में बैठे हुए थे, जहाँ वो डेकू के क्वर्क्स के बारे में ही बात कर रहे थे। कहीं इसकी वजह ऑल फॉर वन तो नहीं, क्योंकि वन फॉर ऑल भी उसी की वजह से पैदा हुआ है और वो भी कई सारे क्वर्क्स को यूज कर सकता है। अगर हम इसके बारे में और पता लगाना चाहते हैं तो हमें ट्रेनिंग करनी होगी। इसके बाद वो दोनों डॉम्स में वापस आ जाते हैं। तुम्हारे पास भी 2 क्वर्क्स हैं, तो स्पोर्ट्स फेस्टिवल के दौरान तुमने मुझसे ये बात छुपाई थी। अरे नहीं, वो तो उस वक्त तो मुझे भी नहीं पता था। अगले दिन मोनोमा इरी से मिलने जाता है। इस चूहिया को तो देखो, ये तो पीछे छुप रही है, ये क्या हीरो बनेगी। आगे मोनोमा इरी के क्वर्क को कॉपी करने की कोशिश करता है। क्या तुम उसे फील कर पा रहे हो? नहीं, ये तो ब्लैंक है, मैं इसकी पावर को कॉपी नहीं कर सकता। मैंने सोचा था कि अगर तुम इसके क्वर्क को कॉपी कर लोगे तो तुम इसे ट्रेन कर पाओगे, क्योंकि ये अपनी पावर्स की वजह से खुद के और दूसरों के लिए खतरा है, पर लगता है ऐसा नहीं हो पाएगा। तुम्हारा ब्लैंक से क्या मतलब है? तुम्हारा क्वर्क और इरी का क्वर्क पावर को इकट्ठा करता है, लेकिन मैं सिर्फ क्वर्क के नेचर को कॉपी कर सकता हूँ, इकट्ठा की गई पावर को नहीं। अच्छा, तो तभी ये फटा नहीं उस वक्त। दूसरी तरफ बाकुगो और शोटो अपने एग्जाम को पास कर जाते हैं और उन्हें प्रोविजनल लाइसेंसेस मिल जाते हैं। आगे कुछ विलन्स सामान चोरी करके भाग रहे थे, लेकिन वहाँ शोटो और बाकुगो आ जाते हैं। शोटो अपनी आइस से उन सभी को रोक देता है, जिसके बाद बाकुगो अपने एक्सप्लोजन से उनके ऊपर हमला करता है, लेकिन शोटो ने जिस विलन को जमाया था वो उसकी बर्फ से बाहर निकल जाता है, जिसके बाद वो अपने साथियों के साथ वहाँ से भागने लगता है। पर बाकुगो वहाँ जाकर एक ही झटके में उसके सभी साथियों को ढेर कर देता है, जिसके बाद वो उनके लीडर पर हमला करने जाता है, पर वो बाकुगो के ऊपर अटैक करने लगता है, जिससे बाकुगो डॉज कर लेता है। तो खुद को बचाने के लिए वो चारों तरफ हमला करने लगता है, जिससे आसपास की चीजें टूटने लगती हैं। तो शोटो उसके ऊपर फायर से हमला करता है और उसे भी हरा देता है। आगे हम डेका नाम की सिटी को देखते हैं, जो कि अचानक से ही तबाह होने लगती है, और उस तबाही के बीच में शिगराकी हंस रहा था। वहीं उन विलन्स को पकड़ने के बाद बाकुगो और शोटो का इंटरव्यू हो रहा था। क्या आप लोगों को साथ में ट्रेनिंग करके मजा आता है? अबे ओ आंटी, क्या हमें देखकर ऐसा लगता है तुझे? हाँ, हम दोस्त जो हैं। हम दोस्त कब बने साले हीटर? दूसरी तरफ क्लास 1 के स्टूडेंट्स उनका इंटरव्यू देखकर हंस रहे थे। वहीं डेकू न्यूज देख रहा था, जिसमें डेका सिटी के ही इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा था, जो कि 9 दिन पहले हुई थी। इसके बाद उनकी क्लास में माउंट लेडी और मिडनाइट आते हैं। ये दोनों तुम सबको मीडिया से बात करना सिखाएंगे। इसके बाद उन सभी के लिए स्टेज सेट कर दिया जाता है और माउंट लेडी एक एक करके सभी के इंटरव्यू लेती है। इसके बाद सभी टीचर्स की मीटिंग शुरू हो जाती है। पब्लिक सेफ्टी हमें फिर से हीरो जॉब ट्रेनिंग को शुरू करने को कह रही है। लगता है उन्होंने कोई खतरा डिटेक्ट किया है, जिसे वो भी सीक्रेट रखना चाहते हैं, और शायद ये डेका सिटी के इंसिडेंट से रिलेटेड है। तो हम स्टूडेंट से ये कहेंगे कि उनकी छुट्टियों का होमवर्क है। इसके कुछ दिनों बाद सारे स्टूडेंट्स क्रिसमस की पार्टी कर रहे थे। आगे हॉक्स उड़ता हुआ डाबी से बात कर रहा था। जो उस दिन हुआ वो काफी अनएक्सपेक्टेड था। ऐसी कई सारी चीजें हो गई जिस पर हमारा कंट्रोल नहीं था। अगर तुम चाहते हो कि हम तुम पर भरोसा करें तो तुम्हें कुछ करना होगा, और इस बार नंबर 1 हीरो की जगह कोई और होना चाहिए। ये सारी चीजें हीरो पब्लिक सेफ्टी कमीशन भी सुन रहे थे। वहीं हॉक्स उससे कहता है कि अब से वो कोड वर्ड में बात करेंगे। इसके बाद वो बेस्ट जीनिस्ट के पास जाता है, जहाँ वो उसका हालचाल पूछ रहा था, लेकिन तभी अचानक से वो पीछे से उसके ऊपर हमला कर देता है और उसकी बॉडी को पैक करके लीग ऑफ विलन्स के लिए ले जाने लगता है। इसके कुछ समय बाद वो किसी लोकेशन पर जाता है जहाँ एक और प्रो हीरो पहले से ही मौजूद था। उसके पीछे एक और बंदा भी है, जिसका थोपड़ा हमें नहीं दिखाया जाता। उसी ने हॉक्स की मदद से कई सारी छोटी छोटी डिवाइसेस इंस्टॉल करवाई हैं, जिससे वो हीरो नेटवर्क की सारी इन्फॉर्मेशन हैक कर सकते हैं। दूसरी तरफ बाकुगो, शोटो और डेकू तीनों एंडेवर की एजेंसी को ज्वाइन करते हैं। वेलकम टू एंडेवर एजेंसी। मैं इन सबको ट्रेन नहीं करना चाहता, मैंने सिर्फ शोटो की वजह से तुम दोनों को परमिशन दी है। मैं तुम्हें स्पोर्ट्स फेस्टिवल से देख रहा हूँ, काफी घटिया किस्म के इंसान हो तुम। शोटो, तुमने कैसे दोस्त बनाए हैं? ये तो बिल्कुल टपोरी है। तभी एंडेवर वहाँ से भागने लगता है। पीछे रहो और मुझे देखकर सीखो। वो तीनों भी उसके पीछे जाने लगते हैं। एंडेवर स्टार सर्वेंट नाम के विलन की तरफ जा रहा था, जो आसपास के सभी ग्लास को इकट्ठा करके हमला करने की तैयारी कर रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर एंडेवर आ जाता है, जो अपनी फायर से उस पूरी बॉल को पिघला देता है। उसे देखकर वो विलन वहाँ से भागने लगता है। एंडेवर भी उसका पीछा कर रहा था। वहीं उस विलन के साथी पहले से ही उसका इंतजार कर रहे थे, पर वो तीनों के साथ साथ वहाँ हॉक्स भी आकर उन्हें रोक देता है। उन सभी विलन्स को पकड़ने के बाद हॉक्स एक बुक निकालता है, जिसका नाम मेटा लिबरेशन वॉर है। अगर सिर्फ कुछ लोगों को फ्रीडम दी जाती है तो सारा बोझ बचे हुए लोगों को उठाना पड़ता है। अगर तुम्हारे पास पढ़ने का समय नहीं है तो मैंने कई चीजें हाईलाइट की हैं, तुम सिर्फ वही पढ़ लेना। मेटा लिबरेशन आर्मी का लीडर डेस्ट्रो था। वो ऐसी सोसाइटी बनाना चाहता था जिसमें अपने लिए हर बंदा खुद रिस्पॉन्सिबल हो। तो इसका मतलब क्या है? अगर ऐसा हुआ तो हमारे पास बहुत ज्यादा टाइम होगा।
होगा। शायद वो लोग मुझे देख रहे हैं, तो मैं तुम्हें सिर्फ ऐसे ही बता सकता हूँ। प्लीज एंडेवर, मेरे मैसेज को समझने की कोशिश करो। एंडेवर उस बुक को ले लेता है। कम से कम हाईलाइटेड पार्ट्स को पढ़ लेना, खासकर सेकंड पार्ट। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। वहीं एंडेवर ने नोटिस कर लिया था कि हॉक्स का बिहेवियर काफी अलग है। इसके बाद वो तीनों एंडेवर की हीरो एजेंसी में जाते हैं। वहीं एंडेवर ऑफिस में बैठकर उसी बुक को पढ़ रहा था। आखिर हॉक्स कहना क्या चाहता था? तभी वो हर हाईलाइटेड सेंटेंस के सेकंड लेटर को पढ़ने लगता है और सारी चीजों को जोड़ने के बाद उसे पता लगता है कि लिबरेशन आर्मी ने 1000 से भी ज्यादा विलन्स को इकट्ठा किया है, जो कि 4 महीने के अंदर अपने कदम को आगे बढ़ाएंगे। पर उनके कुछ करने से पहले हॉक्स कोशिश करेगा कि वो उन्हें सिग्नल दे दे, पर इस दौरान उन्हें नए हीरोज को तैयार करना होगा। एंडेवर समझ जाता है कि हीरो का मिशन भी सीक्रेटली इस पर काम कर रहा है। लगता है मुझे उन तीनों को बराबरी से ट्रेन करना होगा। दूसरी तरफ हॉक्स लिबरेशन आर्मी के हेडक्वार्टर में जाता है, जहां लीग ऑफ विलन्स के साथ लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स भी बैठे हुए थे। हमें पता चला कि तुम इस बुक को हीरोज को दे रहे थे, यानी तुमने इसे जरूर पढ़ा है। तुम हमारे विजन को समझ चुके हो। इसके बाद बाकी के विलन्स भी उसकी तारीफ करते हैं और उसे वहां से जाने को कहते हैं। लेकिन जाने से पहले हॉक्स उनके मीटिंग रूम में अपने फेदर्स को फैला देता है, जिनसे वो बाहर खड़ा होकर उनकी बातें सुन सकता है। उससे पता लगता है कि 4 महीने में शिगाराकी सब कुछ डिस्ट्रॉय कर देगा। पर स्टूडेंट्स की ताकत पहले से कितनी बढ़ गई है उन्हें ये नहीं पता है, जिसका फायदा हीरोज का होने वाला है। इसके बाद एंडेवर उन तीनों की ट्रेनिंग शुरू कर देता है, जिसके लिए वो उन्हें बाहर लेकर जाता है। हीरोज के 3 काम होते हैं, रेस्क्यू, इवैक्यूएशन और फाइटिंग। आज तुम्हें विलन्स तक मुझसे पहले पहुंचकर दिखाना है। इसके बाद एंडेवर वहां से जाने लगता है और वो तीनों भी उसका पीछा करने लगते हैं। एंडेवर उन सभी से पहले उस बाइक पर भाग रहे विलन को पकड़ लेता है और उसके बाद वो तीनों वहां पहुंचते हैं। आगे एंडेवर फिर से वहां से चला जाता है और वो तीनों उसके पीछे जा रहे थे। आगे वो उन सबसे पहले हर जगह पहुंचता रहता है। वो बाकुगो और शोटो को सेम ही एडवाइस देता है, उन्हें अपनी पावर्स को बिना सोचे यूज करना सीखना होगा। वहीं डेके को अपनी पुरानी पावर पर कंट्रोल करना चाहिए और उसके बाद ही अपनी नई पावर को ट्राई करना चाहिए। दूसरी तरफ वो चाको और सू ड्रैगन हीरो रियोको के साथ ट्रेन कर रहे थे। वो एक धमाके को इन्वेस्टिगेट करने जा रहे हैं। ये धमाका ऐसी फैक्ट्री में हुआ है जो कोर्क एनहांसमेंट ड्रग्स बनाती है, पर असल में ड्रग बनाने का मटेरियल वहां से चोरी हो चुका था और वो धमाका सिर्फ डिस्ट्रैक्शन था। लेकिन हीरो शेल्की और उसके कुछ और साथी एक शिप को स्पॉट करते हैं जो कि छुपाकर कुछ सामान लेकर जा रहे थे, पर उन विलन्स ने उसी ड्रग का यूज करके अपनी पावर्स को बढ़ा दिया और वहां पर धुआं फैलाकर बचकर चले गए। जिसके बाद वो मदद के लिए रियुको की टीम के पास जाता है। रियुको और नेजरे उड़ते हुए उस शिप को वापस से ढूंढ लेते हैं। जब विलन्स को इसके बारे में पता लगता है, वो फिर से खुद को इंजेक्ट करता है और चारों तरफ स्मोक फैला देता है। लेकिन पानी के नीचे से शेल्की और सू उन्हीं की तरफ जा रहे थे और शिप के ऊपर चढ़ जाते हैं। शेल्की विलन को पंच मारकर उसे बेहोश कर देता है, जिसके बाद शेल्की बाकी के विलन्स को भी मारने लगता है। वहीं नेजरे विलन्स के बॉस को देखती है जो कि एक प्लेन से वहां से भाग रहा था, तो चाको अपनी पावर्स की मदद से उस प्लेन पर पहुंच जाती है और उस विलन को भी हरा देती है। जिसके बाद वो चाको और रियो को मिलकर उस प्लेन को सेफली पानी पर लैंड करा देते हैं और इस तरह से उनका मिशन सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है। रात को वो तीनों एक चोर को देखते हैं और उसके पीछे जाने लगते हैं, लेकिन इस बार भी एंडेवर उनसे पहले उस तक पहुंच जाता है। ये हर बार हमसे पहले कैसे आ जाता है? इसके बाद एंडेवर वापस से अपने ऑफिस में होता है, जहां फुयुमी उसे कॉल करती है। वो शोटो और उसके दोस्तों के साथ उसे डिनर पर आने को कहती है। अगले दिन भी उन तीनों की ट्रेनिंग ऐसे ही चलती जाती है और वो इस बार भी एंडेवर से नहीं जीत पाते। इसके बाद रात को वो उन्हें डिनर पर लेकर जाता है, जहां नात्सुओ भी आया हुआ था। डिनर करने के बाद हम एंडेवर को देखते हैं। आज फिर से मुझे वही सपना आया। सारी फैमिली डिनर कर रही थी पर मैं वहाँ नहीं था। काश तुम वहाँ होते, टोया। डिनर खत्म होने के बाद एंडेवर सभी को वापस यूए ले जाने लगता है। वहीं एक सन की विलन अपनी सजा काट के जेल से बाहर आ चुका है, जो कि एंडेवर के हाथों पर लोग सुधारना चाहता है, तो इसलिए वो नात्सुओ को किडनैप कर लेता है। वहीं वो तीनों एंडेवर की कार में बैठकर जा रहे थे। क्यों बे नंबर 1 हीरो, बड़ी कार नहीं ली जाती तुझसे? वाह, चूजे के लिए फ्री की सवारी भी कम पड़ रही है। तभी वो विलन जिसका नाम एंडिंग है, वो नात्सुओ को उनकी कार की तरफ फेंकता है। एंडिंग अपनी पावर से सड़क पर बनी किसी भी लाइन को कंट्रोल कर सकता है। एंडेवर उससे लड़ने के लिए बाहर आ जाता है, पर एंडिंग ने नात्सुओ को उसके सामने ही रखा था। एंडेवर, क्या मैं तुम्हें याद हूँ? 7 साल पहले मैंने तुम्हारे पागलपन को रोका था। तुमने मुझे याद रखा है। सच में मुझे बड़ी खुशी हुई। हीरोज किसी को भी नहीं मारते हैं ना, पर अगर मैं इसे मार दूं तब तो तुम मुझे मारोगे। प्लीज एंडेवर, अपनी रोशनी से भरी फ्लेम से मुझे राख में बदल दो। जैसा कि मैंने शुरू में बताया था, ये विलन सन की है। दूसरी तरफ वो तीनों स्टूडेंट्स भी कार के अंदर से बाहर आ जाते हैं। तभी वो ड्राइवर एक लीवर को खींच के उन तीनों के सूट्स उनकी तरफ फेंक देता है। वो तीनों उसकी तरफ हमला करने जाते हैं, पर एंडिंग अपनी लाइंस की मदद से उन्हें पीछे ही रोकने की कोशिश करता है, क्योंकि वो सिर्फ एंडेवर को चाहता है। पर वो तीनों बड़ी ही आसानी से उसकी लाइंस को डिस्ट्रॉय कर देते हैं और फिर से एंडिंग की तरफ जाने लगते हैं। और जब एंडेवर उसकी तरफ जाता है, वो अचानक से नात्सुओ को उसके बीच में ले आता है। ये देखकर एंडेवर डर जाता है और उसे लगने लगता है कि वो शायद अपने एक और बेटे को खो देगा, जिसकी वजह
से वो एक कदम आगे भी नहीं बढ़ा पाता और वो तीनों उससे आगे निकल जाते हैं। लगता है तुम्हारे बेटे की जिंदगी भी तुम्हें हीरो बनने से नहीं रोक सकती। तुम्हारा बेटा और कितने लोग मरने वाले हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम मुझे मार नहीं रहे। वो काफी सारी कार्स को हवा में उछाल देता है और दूसरी तरफ नात्सुओ को एक ट्रेन के आगे रख देता है, पर बाकुगो वही करता है जो ऐसा उसे एंडेवर ने सिखाया था। वो फ्लेम्स को कंडेंस करके एकदम से रिलीज करता है, जिससे उसकी स्पीड कहीं ज्यादा बढ़ जाती है और वो वहां से नात्सुओ को बचा लेता है। दूसरी तरफ डेको भी अपनी ब्लैक विप को यूज करने लगता है और उसकी मदद से सभी लोगों को बचा लेता है। वहीं शोटो भी फ्लेम्स को कंडेंस करके बड़ी ही जल्दी एंडिंग तक पहुंच जाता है। सिर्फ एक हफ्ते में तुम लोग कितने आगे बढ़ गए। कार से सभी लोग बाहर निकलकर डेको का शुक्रिया अदा करते हैं। वहीं एंडेवर दौड़ता हुआ जाकर नात्सुओ को गले लगा लेता है, पर उसके हाथों के बीच में बाकुगो भी आ जाता है। बूढ़े आदमी की बदबू। वहीं शोटो ने अपनी आइस से उस विलन को जमा दिया था। क्या कहा था तुमने? मुझसे पहले विलन को पकड़ कर दिखाओ। स्कूल के बच्चों से हार कर कैसा लग रहा है? तुमने सच में मुझे हरा दिया। मेरे बेटे को बचाने के लिए शुक्रिया। अबे यार, थोड़ा बहुत तो परेशान दिख। अचानक से ही महान बन गया। वहीं जैसे ही नात्सुओ होश में आता है वो एंडेवर से दूर हो जाता है। मैंने जो अब तक किया है मैं उसका प्रायश्चित करना चाहता हूँ, इसलिए मैं तुम सभी को एक नया घर दूंगा और मैं खुद पुराने घर में रहूंगा। मुझे पता है कि मैं माफी के लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं तुमसे माफी की उम्मीद भी नहीं करता। पुलिस आकर उस विलन को पकड़ लेती है। इसके बाद सर्दियों की छुट्टियां और उनकी इंटर्नशिप खत्म हो जाती है। वो ट्रेनिंग के लिए अपने हीरो कॉस्ट्यूम्स को पहन रहे थे। तुमने अपनी पावर को इतनी जल्दी कंट्रोल कर लिया। नंबर 1 हीरो के साथ ट्रेन करने के फायदे तो हैं। हाँ, मैंने कर तो लिया है, पर अभी भी ये परफेक्ट नहीं है। तभी बाकुगो उसके सर पर अपना कॉस्ट्यूम दे मारता है। जब देखो चढ़ 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 चढ़। पता नहीं कौन से मटेरियल से उसका कॉस्ट्यूम बना है, क्योंकि उसकी वजह से डेको के सर से खून निकलने लगता है और जब वो सब ट्रेनिंग पर जा रहे थे तब भी वो चीज उसके सर में ही घुसी हुई थी। सिंबल ऑफ स्वीट्स यहाँ पर आ चुका है। लेकिन कोई भी स्टूडेंट उस पर ध्यान ही नहीं देता। उनके पूछने पर ऑल माइट बताता है कि आइजावा और माइक किसी काम से गए हैं। वहीं उन दोनों को टार्टरस में बुलाया गया है, जहां सुकाची और ग्रैंड टोरिनो पहले से ही मौजूद हैं। ये वन फॉर ऑल का खास बंदा है। अगर हम इससे इंफॉर्मेशन निकाल पाए तो हमें बहुत सारी चीजें पता लग जाएंगी। कुरोगिरी एक नोमू है, पर रिसर्च के बाद हमें पता चला कि उसका कोर्क एक यूए हाई के स्टूडेंट से मिलता है, जिसने हीरो बनने के बाद काफी जल्दी अपनी जान गंवा दी थी, जिसका नाम ओबरो शिराकुमो था। ये सुन के आइजावा शॉक हो जाता है। इसके बाद आइजावा का पास्ट दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि वो तीनों साथ में यूए हाई गए थे। ओबरो ग्रेजुएशन के बाद उन दोनों के साथ मिलकर अपनी एजेंसी खोलना चाहता है। जब तक हम तीनों साथ हैं हम कुछ भी कर सकते हैं। आइजावा डिटेल संभाल लेगा और हिजाशी नेगोशिएशन। लेकिन इसके कुछ दिनों बाद वो वर्क स्टडी के दौरान मारा जाता है। उसने कहा था कि वो तीनों साथ में एजेंसी खोलेंगे, लेकिन ग्रेजुएशन से पहले ही वो उन दोनों को छोड़कर जा चुका था। हमें लगता है कि उसके अंदर ओबरो का कुछ ना कुछ हिस्सा जिंदा है। जिस नोमू से एंडेवर लड़ा था उसकी बॉडी को हमने एनालाइज किया। उसे एक स्ट्रीट फाइटर की डेड बॉडी से बनाया गया था, यानी नोमू बनने के बाद भी उनके अंदर ह्यूमंस का कुछ हिस्सा बचा होता है। इसके बाद आइजावा और माइक कुरुगिरी से बात करने जाते हैं। इरेजर उसके कोर को डिसेबल कर रहा था, लेकिन फिर भी उसकी बॉडी उसी धुएं के रूप में ही थी, तो शायद उसकी बॉडी का कोई नॉर्मल फॉर्म है ही नहीं। तुम्हें याद है, मैं हमेशा डरा रहता था। मुझमें तुम्हारे जितनी हिम्मत थी ही नहीं, पर तुम हमेशा मुझे मोटिवेट करते रहते थे। तुम जानते हो, मैं और हिजाशी अब टीचर्स हैं। मैं हमेशा कोशिश करता रहता हूँ कि मेरे स्टूडेंट्स वो गलती ना करें जो तुमने की थी। मैं नहीं चाहता कि उनकी जान ऐसे ही चली जाए, पर उन्हें तुम्हारे जैसा साफ दिल का होना चाहिए। ओ ब्रो, हम तीनों अब भी हीरो बन सकते हैं। बताओ मुझे कि तुम्हारे साथ किसने किया है? वो इंसान कहाँ है अभी? और क्या जब तुमने यूए पर हमला किया तुम्हें कुछ महसूस नहीं हुआ? मुझे नहीं पता तुम क्या कह रहे हो। मेरा नाम कुरोगिरी है और मेरा काम सिर्फ शिगाराकी को प्रोटेक्ट करना है। मैं नहीं जानता तुम किस बारे में बात कर रहे हो। लेकिन तभी उस स्मोक के अंदर ओबरो का चेहरा दिखने लगता है। वो कुछ कहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी वो बेहोश हो जाता है। किसी और जगह पर हम एक साइंटिस्ट को देखते हैं। ये मेरा और ऑल फॉर वन का सपना था। मैं एक ऐसा मास्टरपीस बनाने जा रहा हूँ जिसे कोई नहीं हरा पाएगा। तोमुरा, तुम बहुत अच्छा कर रहे हो। इसके बाद हम 2 महीने पहले का सीन देखते हैं। लीग ऑफ विलन्स कुंभकर्ण के छोटे भाई जागेंटोमाकिया से मिलने जाते हैं। मैं कब से इंतजार कर रहा था। क्या तुम ही हो जो ऑल फॉर वन का सक्सेसर बनेगा? क्या ये वो ताकत है जो ऑल फॉर वन मेरे लिए छोड़कर क्या है? पर ये तो कुछ खास लग नहीं रहा। मास्टर, आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? मैं इसे कैसे सर्व करूं? ये तो कितना कमजोर है। तभी रेडियो से डॉक्टर शिगाराकी से बात करने लगता है। लगता है तुम बड़ी मुसीबत में फंस गए। यही सवाल थोड़ी देर बाद पूछना, शायद तब तक ये मर चुका होगा। इसे हल्के में मत लो शिगाराकी।
ये ऑल फॉर वन का सबसे बड़ा फैन है और उसका बॉडी गार्ड भी रह चुका है। इसका शरीर इतना ज्यादा मजबूत है कि बिना किसी मॉडिफिकेशन के ये कई सारे क्वर्क्स को होल्ड कर सकता है। जैगेंटोमाकिया वफादार है लेकिन सिर्फ ऑल फॉर वन के लिए। तभी डाबी माकिया के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसके हमले से उसका कुछ भी नहीं बिगड़ता, जो देखकर वो हैरान हो जाता है। वो डाबी की तरफ बढ़ने लगता है, लेकिन तभी रेडियो से ऑल फॉर वन की आवाज आती है, जिसकी आवाज सुनते ही वो डॉगी की तरह शांत हो जाता है। मुझे पता था ऑल फॉर वन की आवाज इसे शांत कर देगी, तभी मैंने उसे रिकॉर्ड करके रख लिया था। आगे उन सभी के मुंह से अजीब सा लिक्विड बाहर आने लगता है, जिसकी मदद से डॉक्टर उन सभी को अपने पास टेलीपोर्ट कर लेता है। ये नोमू तो अलग दिख रहे हैं। शाबाश डॉबी, तुम पहचान गए। ये कोई नॉर्मल नोमूज नहीं, हाई एंड्स हैं। अरे शिगराकी, तुमने अपने बाल बढ़ा लिए। और बताओ तुम्हारे पिता और बाकी सब कैसे हैं? वो सब ठीक है। मैंने अपने सारे एक्सपेरिमेंट्स ऑल फॉर वन को समर्पित किए हैं, पर मैं तुम्हारी मदद क्यों करूं? तुमने अभी तक कुछ भी बड़ा नहीं किया है। जब मैं आप लोगों से मिला था तब से मुझे अपने पास्ट का कुछ याद नहीं है, लेकिन जब भी मैं इन्हें पहनता हूँ मेरा गुस्सा बढ़ता ही जाता है। इसके बाद हम उसका पास्ट देखते हैं। तुम कब से भाग रहे हो टोमुरा, सिर्फ इस उम्मीद में कि कोई तुम्हारी मदद करेगा, पर हर कोई तुम्हें ये सोचकर छोड़ देता है कि कोई हीरो तुम्हें बचा लेगा। पर सच तो ये है, कोई हीरो यहाँ नहीं आने वाला। पर फिक्र मत करो, मैं यहाँ आ चुका हूँ। इसके बाद वो उसे एक रूम में लेकर जाता है। अब से ये रूम तुम्हारा है और मैं तुम्हारा मास्टर। आगे डॉक्टर वहाँ कुछ हाथों को लेकर आता है। तुम्हारी फैमिली के सिर्फ यही हिस्से बचे हैं। उन्हें देखकर शिगराकी उल्टी करने लगता है। तुम्हारा दिमाग भले ही सब कुछ भूल चुका हो, पर तुम्हारे शरीर को याद है। मैं तुम्हें सिखाऊंगा इस निराशा से बाहर कैसे आना है। मैंने तब से इतना कुछ किया है, हीरो सोसाइटी को तोड़ दिया, याकुजा पर राज किया, लेकिन मुझे किसी से भी शांति नहीं मिल रही है। मुझे हर उस इंसान से तकलीफ है जो जी रहा है। मैं पूरी दुनिया को खत्म करना चाहता हूँ, इसलिए डॉक्टर मेरी मदद करो। सारी दुनिया को पता चलना चाहिए कि नर्क दिखता कैसा है। तभी टोगा उससे पूछती है कि क्या वो उन्हें भी डिस्ट्रॉय कर देगा जिससे वो प्यार करती है। मैं अपने दोस्तों की कदर करता हूँ, तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। शिगराकी, मैंने पहले ही तुम्हारे लिए कुछ ताकत तैयार रखी है, पर उससे पहले तुम्हें खुद को साबित करना होगा। जिसने तुम्हें रिजेक्ट किया है, जाओ उसे अपना गुलाम बनाओ। आगे शिगराकी अपने साथियों के साथ माकिया के साथ फाइट कर रहा था। उन्हें माकिया से लड़ते हुए 1 महीने से भी ज्यादा हो गया है। माकिया कभी खाना खाता ही नहीं और सिर्फ 3 घंटे के लिए ही सोता है, और जैसे ही उसकी नींद खुलती है वो शिगराकी को ढूंढ लेता है, चाहे वो कहीं भी छुपा हो। इस पूरे समय के दौरान शिगराकी को मुश्किल से ही कभी सोने का समय मिलता है। वहीं उसके बाकी की टीम बारी बारी से रेस्ट करते रहते हैं। आगे वो उसी के साथ फाइट के बाद रेस्ट कर रहे थे, तभी ट्वाइस को डेस्ट्रो की कॉल आती है, जो कि लिबरेशन आर्मी का लीडर है। ट्वाइस उससे जिरन के बारे में पूछता है। वो हमारे ही पास है और अभी के लिए जिंदा है। तुम्हें यकीन नहीं होता तो न्यूज पे देख लो। डेस्ट्रो ने हर उस जगह पर जिरन की उंगलियां रखी हैं जहां पर पहले लीग ऑफ विलन्स की फाइट हुई थी। इतना टॉर्चर करने पर भी इसने कुछ नहीं बताया, यहाँ तक कि फोन से भी सारा डेटा डिलीट कर दिया, पर इसका कोई फायदा नहीं हुआ। हमने डेटा रिकवर कर लिया है। मैं तुम सभी को सैटेलाइट से देख रहा हूँ। अगर तुम में से किसी ने भी मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हारी लोकेशन सबसे ताकतवर हीरोज को भेज दी जाएगी और लीग ऑफ विलन्स खत्म हो जाएगा। हमारी लिबरेशन आर्मी रेडी है। पूरे जापान के चारों तरफ हमारे पास 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। तुम्हारी ऑर्गेनाइजेशन बहुत फेमस हो गई है, तो तुम्हें हराने के बाद हमें और भी ज्यादा सपोर्ट मिलेगा। तुम्हारे पास आधा घंटा है। अगर तुम जिरन को बचाना चाहते हो तो डेका सिटी में पहुंच जाओ। तुम्हारे पास 2 चॉइस होगी, क्या तुम हमारे खिलाफ खड़े होकर खत्म हो जाओगे या फिर कुछ नहीं करोगे और हीरोज तुम्हें पकड़ लेंगे। डॉक्टर, माकिया कितनी देर में उठ जाएगा? उसे 2 घंटे लगेंगे। हाँ, क्या तुम उससे ऐसे ही लड़ने वाले हो? तुमने सुना ना, उनके पास 1 लाख से भी ज्यादा सोल्जर्स हैं। मैं कहीं भी जाऊं ये माकिया मुझे ढूंढ लेगा, इसलिए मैं इस माकिया को उन्हें 1 लाख लोगों से लड़ाऊंगा, जिससे उसके सोल्जर्स भी हार जाएंगे और माकिया थक जाएगा, तो मैं माकिया को भी हरा पाऊंगा। जब दुनिया में पावर्स आनी शुरू हुई थी, पावर वाले ह्यूमंस को मेटा ह्यूमंस कहा जाने लगा। ह्यूमंस और मेटा ह्यूमंस आपस में समझौते करने लगे ताकि वो साथ में शांति से रह सके। लेकिन इसी दौरान एक चिकारा नाम का बंदा आंदोलन छेड़ देता है। वो चाहता है कि मेटा ह्यूमंस को अपनी पावर्स को फ्रीली यूज करने का हक होना चाहिए, क्योंकि ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। लोग उससे जुड़ते गए और वो खुद को लिबरेशन आर्मी बुला रहे थे और वो लीडर अपना नाम डेस्ट्रो रख लेता है। धीरे धीरे उनके मेंबर्स को अरेस्ट किया जाने लगा और उनका लीडर भी जेल में बंद हो गया। डेस्ट्रो ने उस बुक को जेल में ही लिखा, जिसके बाद उसने आत्महत्या कर ली, लेकिन उसे पता नहीं था कि उसका एक बच्चा भी है और फिलहाल वही लिबरेशन आर्मी को लीड कर रहा है। आगे लीग ऑफ विलन्स डेका सिटी में पहुंच जाते हैं। तभी वहां पर उन्हें गाइड करने के लिए एक प्रो हीरो आ जाता है। जब
जब वो सिटी से जा रहे थे उनके सामने कोकू आता है। वो उन्हें बताता है कि सिटी के 90% सिटीजन लिबरेशन आर्मी के मेंबर्स हैं, जिसके बाद आसपास के सभी लोग उनके ऊपर हमला करना शुरू कर देते हैं। इन सब की वजह से वो अलग अलग बट जाते हैं और टोगा से कीजुको लड़ने जाती है। कीजुको अपनी पावर से किसी चीज को भी छूकर उसे माइंड में कन्वर्ट कर सकती है। वो एक रिपोर्टर की तरह उसका इंटरव्यू लेने लगती है। तभी अचानक से टोगा उसके ऊपर हमला कर देती है, पर उसके आसपास के लोग शील्ड की तरह उसके सामने आ जाते हैं और टोगा के ऊपर हमला करके उसे एक बिल्डिंग में उड़ा मारते हैं। वहीं बिल्डिंग के अंदर पहले से ही काफी लोग थे जो कि तुरंत ही उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन तभी टोगा उन सभी के खून को चूसने लगती है। पर कीजुकी ने पहले ही छूकर उनके खून को माइन में बदल दिया था। तो पहले तो खून उसके मुंह में फटता है, जिसके बाद जितने भी लोग उसके आसपास थे वो सभी भी फट जाते हैं। उन सभी धमाकों की वजह से वो उड़ती हुई कीजुकी के पास आती है। इसे तो टुकड़ों में फट जाना चाहिए था भाई, इसका शरीर तो नॉर्मल ही है। और अब समय हो चुका है टोगा के पास्ट देखने का। बचपन से ही टोगा को ब्लड और वायलेंस से अजीब सा ही प्यार था। एक खून से लथपथ चिड़िया उसे प्यारी लगती है, इतनी ज्यादा कि वो उसका खून चूसना चाहती है। उसके पेरेंट्स ये सारी चीजें देखकर घबरा जाते हैं। तुम ऐसे हंस क्यों रही हो? ये बिल्कुल राक्षस जैसी लगती है, तुम नॉर्मल क्यों नहीं हो सकती? तभी टोगा वहाँ से भागने लगती है, जिस दौरान वो चाको का खून पीकर उसी का रूप ले लेती है। और अब टोगा अपने रूप को बदलने के साथ साथ उनकी पावर्स को भी यूज कर सकती है। तो वो चाको की पावर्स का यूज करके उन सभी को हवा में फ्लोट करवाने लगती है। और जैसे ही वो डीएक्टिवेट करती है वो सभी लोग आसमान से गिर के टमाटो सॉस में बदल जाते हैं। जिस तरह की दुनिया लिबरेशन आर्मी बनाना चाहती है वो टोगा को पसंद है, पर एनर्जी ना होने की वजह से वो एक जगह पर जाकर बेहोश हो जाती है। दूसरी तरफ शिगेराकी की तरफ कई सारे लोग एक साथ अटैक करने के लिए बढ़ते हैं। शिगेराकी सिर्फ एक को छूता है और जो भी उससे टच हो रखा था वो सब लोग राख में बदल जाते हैं। इसकी पावर्स इतनी कब बढ़ी? दूसरी तरफ डाबी जिससे लड़ रहा था वो आइस को कंट्रोल कर सकता है। वहीं टॉयस टोगा तक पहुंच जाता है जो कि अभी तक बेहोश थी, लेकिन तभी उसके पीछे कई सारे उसी के जैसे दिखने वाले लोग आ जाते हैं। टॉयस की पावर्स ऐसी हैं, अगर उसकी बॉडी खुली रहती है तो उसके अपने आप क्लोन्स बनते जाते हैं। वो सारे क्लोन्स आपस में लड़ने लगे थे, जिन्होंने लगभग उसे मार ही दिया। इसकी वजह से वो खुद ही भूल गया कि वो असली है या नकली। जिसने इन सभी को भेजा था उसका नाम टोमोयासु है, जो कि उस हर चीज को अपने पपेट्स में कन्वर्ट कर सकता है जिनका वजन एक ह्यूमन जितना होता है। वो सभी पपेट्स मिलकर टोगा की गर्दन को तोड़ने लगते हैं। वहीं अपने ट्रॉमा की वजह से ट्वाइस को लग रहा था कि वही उसे मार रहा है। मैं उसे क्यों मार रहा हूँ? आखिर असली ट्वाइस कहाँ है? वो टोगा को बचाने जाने लगता है, लेकिन वो पपेट्स उसे पकड़कर उसके हाथ को तोड़ देते हैं। मुझे दर्द हो रहा है, पर मैं गायब नहीं हुआ, यानी मैं असली हूँ। मैं अपने दोस्तों को कुछ नहीं होने दूंगा। जिसके बाद वो अपने क्लोन्स बनाने लगता है, लेकिन वो थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। हजारों की तादाद में क्लोन्स बनते ही चले जाते हैं। ट्वाइस टोगा को बचा लेता है और शहर के चारों तरफ उसकी कॉपीज फैलने लगे थे। दूसरी तरफ डाबी अभी भी उस आइस वाले बंदे से लड़ रहा था जिसका नाम मेगा आइस है। वो आइस को कंट्रोल कर सकता है और साथ ही पानी से बर्फ भी बना सकता है, लेकिन डाबी आसानी से एक ही हमले से उसकी आधी से ज्यादा बर्फ को पिघला देता है। लेकिन पीछे कंप्रेस पिट रहा था, तभी वहां पर ट्वाइस की आर्मी पहुंच जाती है, जो कि लिबरेशन आर्मी के सभी मेंबर्स की कुटाई करने लगते हैं। लेकिन मेगा आइस सिर्फ 2 हमलों से लगभग 100 क्लोन्स को खत्म कर देता है। इस चीज को कंप्रेस नोटिस कर लेता है और वो प्लान बनाता है कि वो लोग इस चीज को जाइगेंटोमाकिया पर यूज करेंगे। तभी माकिया की नींद खुल जाती है और वो पूरी स्पीड से शिगराकी की तरफ जाने लगता है। शिगराकी और स्पिनर उस टावर की तरफ जा रहे थे जहां जिरन और डेस्ट्रो है, पर तभी उनके सामने बहुत सारे लोग आ जाते हैं। लेकिन तभी वहां पर ट्वाइस भी आ जाता है और वो उन सभी लोगों से लड़ने लगता है, पर ट्वाइस ने पहले ही अपने क्लोन को बिल्डिंग के अंदर भेज दिया था। वहां पहुंचते ही वो शिगराकी और बाकियों के क्लोन्स बनाने लगता है और वो सब डेस्ट्रो से लड़ने लगते हैं, पर डेस्ट्रो एक ही हमले से उन सभी को हरा देता है और इससे बिल्डिंग का एक हिस्सा भी टूट जाता है। पर शिगराकी का क्लोन अभी भी वही मौजूद था, लेकिन वो भी ज्यादा देर तक उससे नहीं लड़ पाता और डेस्ट्रो उसे हाथ में पकड़ लेता है। पर उसी दौरान शिगराकी बिल्डिंग तक पहुंच चुका था और वो उसे छूकर पूरी बिल्डिंग को ही नीचे गिरा देता है। पर इतने सारे मलबे के नीचे दबने के बाद भी डेस्ट्रो सही सलामत था और अब उसका साइज बहुत ही ज्यादा बड़ा हो रखा है। डेस्ट्रो अपने कोर की वजह से जितना भी ज्यादा स्ट्रेस में होता है उतनी ही ज्यादा उसकी पावर्स बढ़ती है। शिगराकी उसके ऊपर हमला करने जाता है, पर डेस्ट्रो जंप करता है और जमीन पर कूदकर उसे जोर की पंच मारता है, जिसके बाद वो उसे हाथों में पकड़ लेता है। क्या तुम्हें पता है शिगराकी, मेटा एबिलिटीज पर्सनालिटी से रिलेटेड होती हैं। मैं पहले ये तुमसे पूछ नहीं पाया, तुम्हारे दिल पर ऐसा कौन सा बोझ है? तुम किस तरह की दुनिया बनाना चाहते हो, या तुम एक खोखले इंसान हो जो सिर्फ सब कुछ तबाह करना चाहता है? तभी शिगराकी को एक हाथ दिखता है, आना का हाथ। पास्ट के सीन में ऑल फॉर वन उसे अपने फैमिली मेंबर्स के हाथ दे रहा था। दिल भी कमाल की चीज है, वो जानबूझकर दुख और दर्द को भुलाना चाहता है ताकि हमें तकलीफ ना हो, पर तुम इन सबको अपने साथ रखोगे ताकि तुम गलती से भी इन्हें भूल ना जाओ। तभी शिगराकी को उसका पास याद आने लगता है। वो जब भी कभी रोता था या किसी मुसीबत में होता था, उसकी बड़ी बहन हमेशा उसके साथ होती थी। सिर्फ वही थी जो हर हाल
हाल में उसका ख्याल रखती थी। वही इन सब की वजह से शिगराकी का सर घूमने लगता है। डेस्ट्रो उसकी हथेली को तोड़ चुका था, लेकिन तभी वो अपने कोर का यूज करने लगता है तो डेस्ट्रो उसे दूर फेंक देता है। क्या बिना 5 उंगलियों से छुए भी इसकी पावर्स एक्टिवेट हो सकती है? क्या मेरी इन्फॉर्मेशन गलत थी या फिर ये पहले से ज्यादा ताकतवर हो गया है? इसके बाद डेस्ट्रो खुद को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर लेता है और शिगराकी के ऊपर अपनी पावर से हमला कर देता है, जिससे वो उड़ता हुआ पीछे जाता है। आगे स्केप्टिक डेस्ट्रो को कॉल करता है। आप हट जाइए वहाँ से, उनके पास एक सीक्रेट वेपन था। डेस्ट्रो वो चलता फिरता पहाड़ है। माकिया उन्हीं की तरफ जाने लगता है। वहीं डेस्ट्रो के हाथ से फोन गिर जाता है। उसने अपनी चिंता छोड़कर मुझे खत्म करने का सोचा। आखिर ये किस तरह का इंसान है? तुम सच कह रहे थे डेस्ट्रो, मैं सिर्फ एक ही चीज चाहता हूँ, सब कुछ तबाह करना। बचपन में उसे हीरो की तरह खेलना पसंद था, लेकिन इसकी वजह से उसका डैड उसे पीटता रहता था। मेरे फादर ने एक ही रूल बनाया था, घर में कोई भी हीरोज के बारे में बात नहीं करेगा। शिगराकी के फादर एक बिजनेसमैन थे जिसने काफी बड़ा घर भी ले लिया था, जिसके बाद वो अपने सास और ससुर को भी वहीं ले आया। वो पनिशमेंट के तौर पर शिगराकी को बाहर अकेला छोड़ देता है। उसकी एलर्जीज और स्क्रैचिंग बढ़ती ही जा रही है। तो बढ़ने दो, जब तक वो माफी नहीं मांग लेता वो अंदर नहीं आने वाला। हीरो बनकर वो अपनी फैमिली और खुद के लिए मुसीबत ही खड़ी करेगा। जितना जल्दी उसे ये समझ आ जाए उतना ही बेहतर होगा। एक दिन उसकी बहन हाना ने उसे सीक्रेट बता दिया। उनकी ग्रैंड मदर हीरो नाना शिमुरा है, यानी वो उनके फादर की मॉम है। जिसके बाद वो उससे प्रॉमिस करती है कि वो छुप छुप कर साथ में हीरोज खेलेंगे। शाम को जब वो खेल रहा था, बॉल पर अचानक से ही उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है। तभी वहां पर उसका फादर आ जाता है। क्या तुम मेरे ऑफिस में गए थे? वो तुम्हारी ग्रैंड मदर नहीं है, वो एक बुरी औरत थी जिसने हीरो बनने के लिए अपने बच्चे तक को छोड़ दिया। जिसके बाद वो उसे थप्पड़ मारकर रात को फिर से बाहर ही छोड़ देता है। शिगराकी तब से रोता ही जा रहा था। तभी गलती से उसकी पावर्स एक्टिवेट हो जाती है, जिसकी वजह से उसका डॉग राख में बदल जाता है। तभी वहां शिगराकी की बहन आती है, जो शाम को सच्चाई ना बताने के लिए उससे माफी मांगने आई थी। लेकिन तभी डॉग की हालत देखकर वो डर के मारे चिल्लाने लगती है। वो घर वालों को आवाज लगाती हुई अंदर जा रही थी, पर शिगराकी उसे रोकने जाता है और गलती से वो उसे भी मार डालता है। ये सारी चीजें उसकी मॉम और उसके ग्रैंड पेरेंट्स देख लेते हैं। वही शिगराकी को अभी तक यही लग रहा था कि ये सब कुछ कोई और कर रहा है। वो हमेशा मेरे फादर को ही क्यों प्रोटेक्ट करते थे? वो हमेशा मुझे की चुप होने को कहते थे, वो उससे भी तो समझा सकते थे। शिगराकी अपने आसपास के सारे ग्राउंड को डिस्ट्रॉय करने लगता है, लेकिन ये सब देखते हुए भी उसकी माँ उसी की तरफ जाने लगती है। और जब वो शिगराकी को पकड़ती है, वो भी राख में बदल जाती है। उसने अपनी बहन, माँ और ग्रैंड पेरेंट्स को मार दिया था। इसके थोड़ी देर बाद वहाँ उसका फादर भी आ जाता है, जो सब कुछ देखकर डर जाता है। अब मुझे सारी चीजें समझ में आने लगी थी, और जब मैं फादर के ऊपर कूदा, मैं उसे मारना चाहता था, और उसे मारते ही मेरे अंदर अलग सी खुशी आई। कहीं ना कहीं मैं हमेशा से यही करना चाहता था, और इस तरीके से मेरी खुजली भी बंद हो गई। आगे शिगराकी बाहर घूम रहा था, इस उम्मीद में कि कोई उसकी मदद करेगा, लेकिन जब भी कोई उसका चेहरा देखता था वो डर के चला जाता था। एक आंटी उसकी मदद करने तो आती है, लेकिन जैसे ही वो उसकी तरफ देखता है, उसका चेहरा देखकर वो भी चली जाती है, ये कहकर कि कोई हीरो आकर तुम्हारी मदद करेगा। इन सब की वजह से उसकी खुजली बढ़ती ही जाती है। इसके बाद जब वो चैन से बैठा हुआ था तो कुछ टपोरी लड़के उसको परेशान करने लगते हैं। शिगराकी उन्हें भी मारना चाहता है, पर वो खुद को रोक देता है। इसके बाद वो ऑल फॉर वन के साथ था। तुमने खुद को क्यों रोका? तुम्हें वो करना चाहिए जो तुम्हारा दिल कहता है। तुम्हें मॉरल और एथिक्स को फॉलो करने की कोई जरूरत नहीं है। बताओ तुम क्या करना चाहते हो? जिन्होंने मुझे मारा है, मैं उन्हें खत्म कर देना चाहता हूँ। इसके बाद वो उन दोनों के पास जाता है और उन्हें भी छूकर मार डालता है। आगे वो फिर से ऑल फॉर वन के साथ था, जहाँ ऑल फॉर वन टेंको शिमुरा से टोमुरा शिगराकी रख देता है। टोमुरा का मतलब दुख होता है और शिगराकी ऑल फॉर वन का सरनेम है। अब मुझे सब याद आ गया है, मैंने अपनी फैमिली को इसलिए मारा था क्योंकि मैं मारना चाहता था। डेस्ट्रो उसके ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन शिगराकी अपने एक हाथ से ही उसके अटैक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है। तो डेस्ट्रो अपना आर्मर एक्टिवेट करता है। इस आर्मर में बड़ी बड़ी कीलें थी जो कि उसके शरीर के अंदर जा रही थी, जिससे उसकी पावर्स 150% बढ़ जाती है। लेकिन जब वो शिगराकी को पंच करता है, शिगराकी उसके हाथ को ही खत्म कर देता है। जिसके बाद शिगराकी जमीन पर हाथ लगाता है, जिससे उस जमीन के साथ साथ उसके आसपास का पूरा एरिया डिस्ट्रॉय होने लगता है और डेस्ट्रो का आर्मर भी उससे नहीं बच पाता। इसी दौरान वहां पर माकिया भी पहुंच जाता है, जो शिगराकी को इस तरह से देखकर हैरान हो जाता है। वो उस पूरे एरिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था और पागलों की तरह हंस रहा था। शिगराकी लगभग आधी डेका सिटी को डिस्ट्रॉय कर देता है। वहीं डेस्ट्रो ने अपने पैर को काटकर खुद को बचा लिया था। अगर वो ऐसा नहीं करता तो उसकी पूरी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती। वैसे एक बात बताना, हम लड़ क्यों रहे थे? हाँ याद आया, तुम हमसे फाइट करना चाहते थे ना। तभी वहाँ पे लिबरेशन आर्मी के बचे खुचे लोग आ जाते हैं जो डेस्ट्रो की मदद करना चाहते थे, पर शिगराकी को देखकर वो वहाँ से हिल भी नहीं पाते। अगर हम और लड़ते गए तो हम पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। जिसके बाद डेस्ट्रो अपनी आर्मी के साथ साथ शिगराकी के सामने सरेंडर कर देता है। आगे हम एक बड़ा सा हॉल देखते हैं जहाँ कई सारे लोग इकट्ठा हो रखे थे। लिबरेशन वॉरियर्स, तुम सभी का स्वागत है। आज से मेटा लिबरेशन का नया जन्म होने जा रहा है। अब से
लिबरेशन आर्मी और लीग ऑफ विलन्स साथ में काम करने वाले हैं और हमारा नया नाम पैरानॉर्मल लिबरेशन है। मेरे साथ जो 9 लोग खड़े हैं वो कैप्टन्स हैं। तुम सभी को डिमांड के अकॉर्डिंग इनकी टीम में डाल दिया जाएगा और अब से हमारा नया मकसद है, हम वो सब कुछ करेंगे जो हम करना चाहते हैं। ये सुन के वहाँ खड़े सभी लोग चेयर करने लगते हैं। आगे जब वो लोग स्टेज के पीछे जा रहे थे, शिगराकी चलते चलते गिर जाता है। कंप्रेस कहता है कि ये कोई मिरेकल ही है, जो कि शिगराकी अभी भी जिंदा है। डॉक्टर, जो तुमने कहा था वो मैंने कर दिया है। वहाँ की आप मेरी सारी बातें मानता है? हाँ, मुझे पता लगा। जैसा कि मैंने प्रॉमिस किया था, मैं तुम्हें जल्द ही तुम्हारी नई ताकत दूंगा। वहीं उस हॉल के अंदर हॉक्स भी पहुंचा हुआ था। उसे इस मीटिंग को अटेंड करने के लिए लीग ऑफ विलन्स को बेस्ट जीनस की डेड बॉडी देनी पड़ी। वहाँ वो डाबी से मिलता है। हॉक्स सोचने लगता है कि उसे जल्द ही चीजों का पता लगाना होगा। जब तक सब कुछ साफ नहीं हो जाता, वो हीरोज को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पाएगा। आगे शिगराकी डॉक्टर की लैब में पहुंचा हुआ था। आखिरी फाइट के बाद तुम्हारी ताकत तो कहीं ज्यादा बढ़ चुकी है। तुम चलते फिरते तबाही हो, तब तुम्हें और ताकत क्यों चाहिए? जब ताकत मिल रही है तो मैं उसे क्यों ना लूं? और मेरे हाथ को देखो, मैंने अपनी ताकत को एक ही बार यूज किया, इसका क्या हाल हो गया है? वैसे भी अब मैं हीरोज को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहता। मैं हर उस चीज को डिस्ट्रॉय करना चाहता हूँ जिसे ऑल माइट ने प्रोटेक्ट किया है। तुम तो बिल्कुल अपने मास्टर जैसी बातें कर रहे हो। वो उसे चेयर पे बिठा देता है। तुम्हें 4 महीनों तक नर्क जैसे दर्द का एहसास होगा, लेकिन उसके बाद अगर तुम सर्वाइव कर पाए तो पूरी दुनिया तुम्हारी मुट्ठी में होगी। वन फॉर ऑल भी, सिर्फ वन फॉर ऑल ही एक ऐसी चीज है जो ऑल फॉर वन के कंट्रोल के बाहर चली गई। इसके बाद डॉक्टर उसके ऊपर प्रोसेस शुरू कर देता है। वहीं यूएस स्कूल में सारे स्टूडेंट्स रोबोट्स के साथ ट्रेनिंग कर रहे थे और अब इज़ुकु ब्लैक विप को आसानी से कंट्रोल कर पा रहा था। इसके बाद बाकुगो और इज़ुकु ऑल माइट के साथ बैठे हुए थे, जहां वो उन दोनों की तारीफ करता है। इसके बाद वो उसे एक नोटबुक देता है। मैंने वन फॉर ऑल के सभी यूजर्स की इंफॉर्मेशन इसमें मेंशन की है, लेकिन सेकंड और थर्ड यूजर्स के बारे में मैं कुछ नहीं पता लगा पाया। इज़ुकु, मैं चाहता हूँ कि अब तो मेरे मास्टर नाना शिमुरो का क्वर्क सीखो, जो फ्लोट है। ये सुन के बाकुगो हंसने लगता है। देख रहा है जंगूर, मैं तो पहले ही अपने क्वर्क से उड़ सकता हूँ। बेटा जो गिरा कर मेरे आगे। इसके बाद वो दोनों डॉम्स में वापस पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें खाना पीना बनाने में हाथ बटाना पड़ता है। दूसरी तरफ फॉक्स आने वाले युद्ध के बारे में इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहा था, क्योंकि वो दिन बहुत करीब आ चुका है। दूसरी तरफ यूए के स्टूडेंट्स को स्पेशल मिशन का मैसेज आता है। वो सभी एक लोकेशन पर पहुंच जाते हैं, जहां बर्निन उन्हें बताती है कि उन सभी को मिलकर इस शहर के लोगों को इवैक्यूएट करना है।